मेरा नाम उदय है। मैं अपने गांव का एक ऐसा इंसान था जिसका नाम ज़मीनों और बंदूकों की ज़बान में जाना जाता था। मैं शहर से लौट रहा था तो सीधा अपने खेतों की तरफ जा रहा था, जहां पर मेरे कई मजदूर दिन रात अपना पसीना बहा रहे थे। मैं फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मेरी नज़र सड़क पर थी। हर झटके से बचते हुए गाड़ी को झाड़ियों और खड्डों से निकाल रहा था। मैं उदय सिंह आंखों पर चश्मा लगाकर सिगरेट का धुआं बाहर की तरफ उड़ा रहा था और गांव की सूखी जमीनों को नजर भरकर देख रहा था। तभी अचानक एक ही झटके से गाड़ी रुकी और किसी की आवाज आई, बदतमीज इंसान। मैंने चिल्लाकर कहा कि गाड़ी क्यों रोकी। ड्राइवर ने पसीने से भीगे हुए शरीर में और कांपते हुए होठों से कहा, सर गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ गया, वो कुचल गया। मैंने कहा, अगर सामने आ गया कुचल गया तो कुचल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर गांव की मिट्टी से एक जानवर कम हो गया तो। मगर तभी मेरी नज़र बाहर के शीशे से उस पर पड़ी, वो जो ज़मीन पर झुकी हुई बकरी को गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी। उसका दुपट्टा गाड़ी के पहिए में अटका हुआ था, माथे पर पसीना, मगर नज़र में वो चमक थी जो किसी भी आदमी के गुरूर को तोड़ सकती थी। मैंने पहली बार अपनी आंखों से चश्मा हटाया, धीरे से, जैसे किसी नई चीज़ पर मेरी नज़र ठहर गई हो। ये लड़की कौन है? मैंने धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से पूछ रहा हूँ, और पलटकर गाड़ी की तरफ देखा। उसकी नजरें कुछ समय के लिए मेरी नजरों की तरफ टकराई थी, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। वो तेजी से गाड़ी के करीब आई और कहने लगी कि आपकी आंखें बंद थीं, या सिर्फ आप इंसानों को ही जिंदा समझते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसमें ताने भी थे और दिलचस्पी भी थी। मैंने कहा, जुबान तो तुम्हारी बड़ी तेज है, आखिर क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपनी आंखों में हैरानी जताते हुए जवाब दिया, आपके जैसे इंसान को नाम जानने की ज़रूरत नहीं। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, जो डर की वजह से पसीने में भीग चुका था, और फिर दोबारा उस लड़की की तरफ। मैंने कहा, ये बकरी तुम्हारी है? हाँ मेरी है, और इससे ज़्यादा कीमती मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। उसने अपना दुपट्टा संभालते हुए मुझे जवाब दिया। आगे उसने कहा कि उनके सामने आपकी गाड़ी और आपका घमंड सब मिट्टी की बराबर है। लेकिन मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट निकाला, उसे होठों तक लगाया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। मेरी नज़र फिर से उस लड़की पर जम गई, जिस तरह वो धूप में खड़ी हुई थी। उसके बालों से पसीने की नमी, और वो आंखें जिनमें ना झिझक थी न लालच, सिर्फ एक अजीब सा भरोसा था। वो मेरे सामने बकरी को थपकते हुए पलटी और चलने लगी। मैंने उसे आवाज़ लगाकर कहा, अरे ओ लड़की, अपना नाम तो बताती जाओ। वो रुकी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि जिस दिन इंसानियत सीख लोगे, शायद उसी दिन खुद ही नाम भी जान जाओगे। मैं खामोश बैठा रहा, गाड़ी के शीशे से उसे दूर जाता देखता रहा। ड्राइवर ने हिचकिचाते हुए गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे रोका कि आखिर पता तो करूं इस लड़की का कि कहाँ रहती है, कौन है, किसकी बेटी है। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। ड्राइवर ने नज़र झुका ली थी, लेकिन उसे मुझसे डर लग रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि उदय जब किसी चीज़ पर नज़र जमा लेता है तो वो चीज़ फिर उसकी कैद से निकलती नहीं है। गाड़ी धीमी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन मेरी नज़र अब कहीं और थी, ज़मीनों से, फसलों से और बिजनेस से हटकर। मैं अब सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उसके कदमों की छाप, उसकी आवाज़, उसके होठों की कड़वाहट, सब कुछ मुझे याद आ रहा था। फिर गाड़ी गांव के अंदरूनी रास्तों से गुजरती हुई गांव के कच्चे पक्के घरों के बीच में आकर रुक गई थी। मेरी नज़र एक छोटे से घर पर अटक गई थी, जब मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि यही है जगत दास का घर, जिसने फसल के समय कर्ज मांगा था और अब देने से इनकार कर रहा है। मैं अपनी गाड़ी से बाहर उतरा, धीरे से दरवाज़ा खोला था। मैंने जब घर का दरवाज़ा बजाया तो कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुल गया था। सामने एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ था। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, कपड़े बहुत मामूली और गंदे से थे। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस एक नाम लिया, जगत दास। बूढ़े आदमी ने गर्दन हिलाई और एक नज़र मेरी गाड़ी पर डाली, फिर मेरे चेहरे पर, और फिर दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। आइए आइए न मालिक, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हुए हैं? ये मेरा छोटा सा घर है, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ उठाई? अपने नौकर को ही भेज देते। मैं बिना कुछ कहे घर के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में बस एक पुरानी सी चारपाई और दीवार पर लटके मकड़ी के जालों में उलझी हुई कुछ पुरानी तस्वीर, और दूसरी तरफ मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन। घर बड़ा ही मामूली सा था। जगतदास ने जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अरे जल्दी से बाहर आओ,
देखो हमारे घर में कौन आया है, मालिक के लिए जल्दी से चाय बनाओ। मैंने इधर उधर देखा और फिर पूछा कि तुम्हारे साथ एक लड़की रहती है जो खेतों में बकरी को घुमाने के लिए गई थी। जगत दास की नज़र एक लम्हे को ठिठक गई, मगर जल्द ही वो संभल गया और कहने लगा कि जी मालिक, वो तो बस एक मामूली सी नौकरानी है। कम उम्र से ही हमारे साथ रहती है, हमारे घर के काम करती है, हमारे जानवर संभालती है। जगत दास की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा कि मैंने उसे आज देखा है, मुझे बस वो लड़की चाहिए। मेरी बात पर जगत दास का शरीर कांप उठा था। उसने डरते हुए कहा, मगर वो तो एक मामूली सी गरीब लड़की है, आप जैसा बड़ा आदमी, कहाँ वो और कहाँ आप मालिक। मैंने उसे हाथ का इशारा दिया और कहा कि कीमत बताओ जगत दास, तुम पर जो कर्ज है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा और जितना मांगोगे उतना दे दिया जाएगा। मेरी आवाज़ में नरमी नहीं बल्कि सख्ती थी, जिसको जगत दास सुनकर हैरान हो गया था। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने खामोशी से और धीरे से सर हिलाया, जैसे कई सालों का बोझ वो अपने ऊपर से एक लम्हे में ही उतारना चाहते हों। जगत दास ने कहा कि ठीक है मालिक, अगर आप कह रहे हो तो वो लड़की आपकी हुई। इस समय पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। मेरी नज़र जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो मेरी आंखें फिर से उस पर अटक गई थी। ये वही लड़की थी जो घर के अंदर दाखिल हो रही थी, जानवरों को बाहर बंद कर आई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था, जैसे उसकी नज़र भी मुझे देखकर ठिठक गई हो। उसने मुझे गौर से देखा, फिर एक सख्त आवाज़ में कहने लगी कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी आवाज़ तेज़ थी और आंखों में बहुत नाराज़गी थी। जगत दास घबरा गया। उससे कहने लगा कि खामोश हो जा, ये बड़े आदमी हैं, हमारे मेहमान हैं। मैंने उस पर नज़र जमाए रखी, फिर कहा कि मैं मेहमान नहीं, मैं ख़रीदार हूँ तुम्हारा सौदा हो चुका है। मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने बर्तन हाथ से नीचे रखा और चौंक कर जगत दास की तरफ देखा और कहने लगी, क्या आपने मुझे बेच दिया? जगत दास नज़र चुरा गया और उसकी पत्नी ने भी सर झुका लिया। खामोशी में सिर्फ उस लड़की की आवाज़ गूंज रही थी और मैं ये सब कुछ बड़े मज़े लेकर देख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं किसी के हाथों बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। इतने में ही मैं उठ खड़ा हुआ। ओ लड़की, तुम्हारा हक अब ख़त्म हो चुका। बस यहाँ बहुत ज़िंदगी गुजार ली, अब मेरी नज़र तुम पर चली गई है और जिस चीज़ पर मेरी नज़र चली जाती है वो फ़ौरन ही मेरी हो जाती है। अब तुम मेरी चीज़ हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं किसी की चीज़ नहीं हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि चलो मेरे साथ, वरना तुम्हारे बाप की इज्जत, ज़मीन, घर सब कुछ नीलाम करवा दूंगा। मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया तो जगत दास ने कहा कि जिद मत कर रानी, मालिक बहुत बड़े आदमी है। तू जानती है ना कि इस पूरे गांव में बच्चा बच्चा इनको जानता है। अब तेरी किस्मत यही है। मगर वो रोने लगी और कहने लगी कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मेरी किस्मत नहीं है। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर याद रखना सबका हिसाब होगा। आप मुझे बेच तो रहे हो, आपका भी होगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम तो बड़ा ही सुंदर है, रानी। रानी, तुम बहुत बोलती हो, लेकिन अब तुम्हें खामोश रहना होगा। मेरे 2 गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने जगत दास की इजाज़त से रानी के बाजू को थाम लिया और उसे बाहर की तरफ ले गए। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर जगत दास और उसकी पत्नी खामोश खड़े रहे, जैसे उनकी जुबान काम ही नहीं कर रही हो। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी हुई थी। मैंने एक नज़र रानी पर डाली जो बहुत रो रही थी। उसकी आंखों में मुझे बगावत नजर आ रही थी। गाड़ी पेड़ों की छांव से गुजरती हुई दोबारा हवेली की तरफ रवाना हो गई। रानी का चेहरा खिड़की से बाहर था, उसकी आंखों में नमी थी और वो बाहर की तरफ लगातार झांक रही थी। उसने तो मुझे आगे पलटकर भी नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे वो हर रास्ते को अपने दिमाग में ले रही है। हर झटके पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गाड़ी हवेली में दाखिल हो गई थी। दरवाज़ा खुला और नौकर स्वागत में झुक गए थे और रानी उस बड़े दरवाजे से गुजरी। वो दरवाज़ा सिर्फ शरीर कैद करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा ख़त्म करने के लिए भी था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर नौकर की नज़र रानी पर पड़ रही थी, जैसे कोई अनजान इंसान कदम रख रहा हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे तीसरी मंजिल पर बने हुए एक कमरे में कैद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ जैसे किसी कैद की शुरुआत थी। शाम के साए लंबे हो रहे थे। मेरी हवेली के किसी वीरान एक कमरे में कैद रानी दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी। मैं अपने माता पिता के पास आ गया था। मैं बचपन से ही एक बिगड़ा हुआ इंसान रहा था। पिता की दौलत बहुत है, गांव में भी शहर में भी।
अब जब से मैं जवान हुआ था, अपने पिता की सारी जायदाद, खेतों, ज़मीनों और फसलों का हकदार मैं बन गया था। हर चीज़ पर निगरानी भी मेरी ही रहती थी। इस गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हमें दबा सके। मैं हर किसी के लिए डर की वजह बन जाता था। जो काम सीधे तरीके से नहीं होता, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करना अच्छे से जानता था। लोग मुझसे डरते थे और शुरू से ही इस गांव में वही हो रहा था जो मैं और मेरे पिताजी चाहते थे। हमने गांव के बहुत सारे गरीब लोगों की ज़मीन छीनकर अपने हिस्से में ले ली थी। बस वही बात कि जो चीज़ हमें पसंद आ जाती थी वो हमें फ़ौरन चाहिए थी। अगर कोई उस पर रोक टोक करता या अपनी चीज़ देने से इनकार कर देता तो फिर हम उसे ज़बरदस्ती लेना भी जानते थे। जैसे कि मैं रानी को अपने घर लेकर आ गया था। मेरे माता पिता भी मुझसे पूछ रहे थे कि इस लड़की को घर लेकर क्यों आए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि ये लड़की मुझे पसंद आ गई है और फिर जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मेरा होने में देर नहीं लगती। ये बात तो मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब मुझे रानी को सिर्फ कैद ही नहीं करना था, बल्कि मैं उससे मिलने के लिए जाने वाला था। आधी रात का समय था जब मैं तीसरी मंजिल पर उस बंद कमरे में गया जहां पर मैंने उसे कैद करके रखा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी। मैं कमरे के अंदर गया और मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे आने से कोई मतलब नहीं पड़ा। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं आ गया हूँ या नहीं। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा कि अब तुम मेरी अमानत हो, चलो मेरे बिस्तर पर। उसने मेरे ऊपर नज़र जमाई और कहने लगी कि तुम जैसे लोग औरत को सिर्फ बिस्तर तक ही ला सकते हैं। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी जिंदगी में वो पहली औरत थी जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, या फिर ये कहूँ कि वो पहली इंसान थी। उसकी आंखों में मैंने गहराई से महसूस किया तो एक दर्द मुझे नजर आ रहा था और बाहर से देखने में चेहरा मासूम और कभी हार न मानने वाला था। मैंने उसका बाजू जोर से दबोचा और कहा कि तुम बहुत बोलती हो, कहाँ से सीखा है इतना बोलना? इस गांव की कोई ऐसी औरत नहीं है जो मेरे सामने आंख उठाकर भी चल सके, और तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। तो वो बड़े गर्व के साथ कहने लगी कि मैं इस गांव की कमज़ोर औरतों में से नहीं हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने बहुत कुछ सहा, अपनों के दिए हुए दर्द, जिंदगी की परेशानियाँ और अपनों से दूर होने की तड़प। तुम क्या जानो कि मेरे दिल में कितना दर्द है। तुम तो इंसान ही नहीं हो ना, तुम तो हैवान हो जिसे दूसरों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराई और कहने लगी कि मेरे अपनों ने मुझे तुम्हें बेचा है, तुम्हारी कीमत मेरे हिसाब से तय होगी। तुम जैसे लोग कीमत तय नहीं करते, कीमत तो वो तय करते हैं जो खुद बेकीमती हों। तुम कौन हो? गुंडे मवाली हो? गांव के लोगों पर हुक्म चलता है, गांव के गरीब लोगों पर अत्याचार करना जानते हो, उनकी ज़मीनों पर अपना हक जताना जानते हो, और नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाए उसको ज़बरदस्ती अपना बनाना जानते हो। तुमने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है। तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम्हारे पास तो दिल भी नहीं है। उसने मेरे सीने पर हाथ मारते हुए कहा, ये जो तुम्हारा शरीर है ये सिर्फ मिट्टी का एक पुतला है, मगर याद रखना, जिस दिन लोगों की हाय और उनके आंसू तुम पर गिर गए तो तुम्हारा ये मिट्टी का शरीर ज़मीन पर रेत बन जाएगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में देखता रहा। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मन तो कर रहा था कि अभी और इसी समय गला दबाकर इसे मार दूं, मगर मैंने खुद पर कंट्रोल किया और गुस्से से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से झटकते हुए बाहर आ गया। हालांकि मैंने कमरे के दरवाजे को ताला नहीं लगाया था। और फिर जल्दी जल्दी चलते हुए जब मैं अपने कमरे में आया तो कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगा, क्योंकि मुझे उस लड़की के कहे हुए शब्द चुभ रहे थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? मैंने खुद को आईने में देखा और खुद से सवाल किया कि क्या मैं सच में एक दरिंदा हूँ? क्या सच में मैं हैवान हूँ? क्या सच में लोग मुझसे डरते हैं? मैंने अपने चेहरे को छुआ और देखा कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ या फिर कौन हूँ। मुझे उस लड़की पर गुस्सा आया। इतने में ही मेरी माँ कमरे में आई और कमरे के बिखरे हुए सामान को देखकर कहने लगी कि बेटा, ये तुमने क्या किया है? क्या हुआ? वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कभी अपनी माँ को नाराज़ नहीं कर सकता, उनको दुखी नहीं देख सकता। उनको देखकर मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया और फिर मैं उनके साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत करता रहा। हवेली में मेरे माता पिता के साथ साथ मेरी दादी भी रहा करती थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि लाउंज में रानी मेरी दादी के पास बैठी हुई है। दादी तो उससे बड़े प्यार से बातें कर रही थी।
मुझे उसे देखकर गुस्सा आया। मैं फौरन ही नीचे गया, रानी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और एक ही झटके से उसकी बाजू पकड़कर नौकर को आवाज लगाई कि इसे अभी और इसी समय कमरे में लेकर जाओ। रानी ने मेरा हाथ झटका और कहने लगी कि घबराइए नहीं, मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी ताकत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, लेकिन फिर आप मुझे ढूंढ निकालेंगे, और मैं यहाँ से भागकर जाऊंगी भी क्यों? मेरे अपने ही मुझे तुम्हारे हवाले कर चुके हैं, तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने कहा, तो फिर तुम कमरे से भी बाहर क्यों निकली? वो कहने लगी कि याद रखिए कि कल रात आप ही दरवाज़ा खुला छोड़कर आ गए थे। मेरा उस कमरे में दम घुट रहा था, इसलिए बाहर आ गई। मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने उसकी कलाई और मजबूती से पकड़ ली, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो कुछ देर के बाद कहने लगी कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इंसान होते तो इंसान के दर्द को समझते। उसने एक ही झटके से मेरे हाथ से अपना बाजू छुड़ाया और खुद ऊपर चली गई। दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, कम गुस्सा किया करो। वो लड़की ऊपर वाले पोर्शन में इधर उधर टहल रही थी। मैं जरा छत पर ठंडी हवा खाने के लिए जा रही थी, तो इस लड़की को देखकर अचानक इसकी खूबसूरती पर मेरी आंखें टिक गईं। मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने मुझे बताया कि तुम इसे यहाँ खरीद कर लाए हो। काफ़ी देर तक मेरी इससे बातचीत होती रही, तो फिर मैं इसे खुद ही यहाँ नीचे लेकर आ गई थी। मैंने झुंझलाकर कहा कि दादी, ये मेरी कैदी है, बहुत टेढ़ी चीज़ है, इसे तो मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। दादी कहने लगी कि नहीं बेटा, ये टेढ़ी चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत मासूम बच्ची है। पता है, मेरे करीब बैठकर वो कह रही थी कि मेरी दादी भी आपकी ही उम्र की थी। इतना कहकर उसने मेरे पैरों को दबाना शुरू कर दिया। उसके हाथों में एक जादू सा है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, तुम्हें उस पर जुल्म नहीं करना चाहिए। दादी की बात पर मैं खामोश हो गया। अगली रात जब मैं फिर से उसके कमरे में उससे मिलने के लिए गया, तो अचानक दरवाजे पर ही मेरे पैर रुक गए। मैंने दरवाज़ा धीमे से खोला तो देखा कि वो रात के समय खिड़की के सामने खड़ी हुई थी और आसमान की तरफ अपना चेहरा करके आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। फिर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद मन ही मन कोई प्रार्थना कर रही थी। आज उसको इस तरह से रोते हुए देखकर मुझे समझ आ गया कि वो सामने से जितनी बहादुर बनने की कोशिश करती है, अंदर से इतनी बहादुर नहीं है। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब गया। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी। मैंने कहा, क्या मुझसे आज़ादी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही हो? उसने फौरन अपने आंसू साफ किए और मेरी तरफ पलटकर कहने लगी कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ आ चुकी हैं, मुझे आपसे क्या, मुझे अपनी मौत से भी डर नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि आप मुझे कमज़ोर समझते हो? मेरी आंखों में अगर आज आंसू हैं, तो वो मेरे अपनों के दिए हुए हैं। जब इंसान अपनों से टूट सकता है, तो उसे गैरों से कोई उम्मीद नहीं। उसके कहे हुए शब्द न जाने क्यों तीर की तरह मेरे दिल पर लगते थे। बुरी तरह नहीं, बल्कि एक तरस की नज़र से। मैं जो हर बार उसके कमरे में अपने बिस्तर तक लाने के इरादे से आता था, उसका जोश और घमंड देखकर मैं ठंडा पड़ जाया करता था। उसके शब्द न जाने क्यों मुझे अच्छे लगने लगे थे। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके चेहरे से भी ज़्यादा सुंदर उसका मन है। मैं उस दिन भी उससे कुछ न कह सका, उसे अपने कमरे तक ना ला सका और खामोशी से अपने कमरे में जाकर उसके बारे में सोचने लगा। फिर मैंने एक नौकरानी को आवाज़ दी और उससे कहा कि परसों से जो लड़की मैं घर में लेकर आया हूँ, उसे कुछ खाने के लिए दिया गया है या नहीं। नौकरानी ने कहा कि नहीं मालिक। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से भरी नज़र नौकरानी पर डाली और कहा कि क्यों, मैं जान सकता हूँ कि उसको खाने पीने का सामान क्यों नहीं दिया गया। नौकरानी ने कहा कि मालिक, आप तो उसे यहाँ कैद करने के लिए लाए हैं ना, और यहाँ के कैदियों को तो भूखा प्यासा रखने की सज़ा दी जाती है। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया, बल्कि शर्मिंदा भी हुआ। मैंने कहा कि अभी और इसी समय जाओ और घर में जो भी बना है जाकर उसे दे दो। इसका मतलब कि 3 दिन से वो भूखी है। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मगर ना जाने क्यों मुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही थी। मैंने घर के सारे नौकरों से कह दिया था कि उसके लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसे दी जाए। मैं हर रात खामोशी से ऊपर वाले कमरे में जाया करता था। खिड़की से उसे झांक कर देखता तो पाता कि वो हाथ जोड़कर कोई न कोई प्रार्थना कर रही होती थी। एक दिन वो रोते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि उसके साथ हमेशा से ही कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अचानक मेरे दिल में दर्द उठने लगा कि मेरे साथ बुरा करने वालों का इंसाफ कब होगा।
कब मुझे सुकून की जिंदगी मिलेगी? मैं बचपन से लेकर अब तक सुकून के लिए तरस रही हूँ। मेरी जिंदगी आखिर कब तक मुसीबतों में पड़ती रहेगी? मैं जो हर बार उसे जवाब देने के लिए उस पर कोई ना कोई जुल्म करने के इरादे से उसके कमरे की तरफ जाया करता था, उसका मासूम चेहरा और उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर वापस आ जाया करता था। मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लगा था, लेकिन ये बदलाव क्यों और कैसा था ये मैं नहीं जानता था। मैंने नौकरों से कह दिया था कि ना तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद किया जाए और ना ही उसे परेशान किया जाए। नौकर मेरे इस हुक्म पर थोड़ा हैरान भी हो रहे थे। इधर मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था और वो दिन ब दिन मेरे घर वालों के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ, जिनकी हमेशा तबीयत खराब रहती थी, उसने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। उसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि उसे इस घर में आज़ादी दे दी गई है, लेकिन मेरी माँ और दादी हमेशा उसकी तरफदारी में लगी रहती थी। उनका यही कहना था कि तुम्हें इसके साथ किसी भी तरह की कोई भी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी लड़की है। बस यही वजह थी कि मैं भी हमेशा उससे पीछे पीछे रहने लगा था, शायद डरने लगा था। लेकिन मुझ जैसा इंसान कहाँ कभी किसी से डरा था, तो फिर इस लड़की से क्यों डर रहा था? न जाने क्यों धीरे धीरे मैं उसके बारे में सोचकर मुस्कुराया करता था। एक दिन मैं खेतों की कुछ ज़मीनों को देखने के लिए गया हुआ था। जब वापसी पर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो ड्राइवर कहने लगा कि मालिक, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वैसे तो मेरी औकात नहीं कि आपको ये सब कुछ बताया जाए, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि जिस लड़की को आप उस दिन अपने साथ लेकर आए थे, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। मैं जो पहली खिड़की के बाहर देख रहा था, अब फौरन उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी जानकारी? तो उसने बताया कि वो जगत दास की बेटी नहीं है, वो तो उसके बेटे की पत्नी है और वो लड़की शादीशुदा है, साथ ही विधवा भी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? उसने कहा कि जी मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मुझे ये खबर गांव के कुछ लोगों से मिली। जब गांव के लोगों को पता चला कि आपने उस लड़की को कैद करके रख लिया, तब गांव में ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी कि वो तो एक विधवा है। मैंने सोचा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको बताने लगा। मैंने कहा कि तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है? तो उसने कहा कि बाकी तो कुछ पता नहीं, लेकिन सिर्फ इतना ही पता है। मैं खामोश हो गया। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। जिस लड़की के बारे में अब मैं दिन रात सोच रहा था, उसे अच्छा समझने लगा था, वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। मैंने फौरन ड्राइवर से कहा कि गाड़ी हवेली लेकर चलो। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी हवेली लेकर पहुंचा तो मैं एक ही झटके से गाड़ी से उतरा और सीधा चलता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंच गया, जिसका दरवाज़ा मैंने हमेशा हमेशा के लिए नौकरों से खुला रखने के लिए कहा था। मैं जानता था कि वो यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। हालांकि मैंने उसके पहरे के लिए अपने नौकर भी लगा दिए थे। वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। जैसे ही मैंने धड़ाम से दरवाज़ा खोला, वो एक ही झटके से उठकर बैठ गई, शायद उछल गई थी। मैं जल्दी से उसके करीब गया और एक ही झटके से मैंने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। मैंने कहा कि धोखेबाज, झूठी लड़की। तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी और कहने लगी कि छोड़ो मुझे। मैंने उसका गला और मजबूती से पकड़ लिया। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। मैंने कहा कि तुम शादीशुदा हो, यहाँ तक कि विधवा हो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी और खांसते खांसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उसकी गर्दन को छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब तो मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना जान से मार दूंगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने अपने आप को संभाला और एक गहरी नज़र मुझ पर डालकर कहने लगी कि तुमने मुझे कुछ कहने और सुनने का कभी मौका नहीं दिया। क्या सच, और कैसा सच जो मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हें मुझे यहाँ कैद करके रखने का बहुत शौक है तो रखो। तुम्हें मेरे सच से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। न तुम मुझे यहाँ मेरी मर्जी से लेकर आए हो और ना ही तुमने मेरी मर्जी जानना चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें अपना सच क्यों बताऊंगी? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने खड़े होकर कहा कि बस बहुत हो गया, अब तक मैंने तुम पर बहुत रहम खा लिया, अब नहीं खाऊंगा। मैं उठा और दरवाजे के बाहर निकलकर उसके कमरे को ताला मार दिया। नौकरों से कहा कि इसका खाना पानी सब बंद कर दिया जाए, यहाँ तक कि इसके कमरे की बिजली भी बंद कर दी जाए, और आज रात में उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे जब यहाँ लेकर आया हूँ तो उसके साथ ज़बरदस्ती ज़रूर करूँगा। इसलिए रात को मैं फ़ौरन उसके कमरे की तरफ गया। मैंने ताला खोला तो वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसके शरीर की कमज़ोरी से साफ नज़र आ रहा था कि वो भूख से बिलख रही है, मगर वो अपनी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। मुझे देखते ही फ़ौरन खड़ी हो गई।
मैं उसके करीब गया। मैंने उसकी कलाई जोर से पकड़ी और खचेड़ते हुए लाने लगा। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सच छुपाने की? न जाने क्यों तुम्हें अपने घर में लाने के बाद मैं तुमसे हमदर्दी करने लगा था, मगर जब से मुझे पता चला है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। उसने एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहने लगी कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि जैसा तुम करोगे, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसे तुम अमीर लोग सोचते हो। मैंने उसे घूर कर देखा और एक ही झटके से उसके पास गया, उसके दोनों बाजू पकड़े और उसका दुपट्टा शरीर से नीचे गिरा दिया। वो बिल्कुल भी डरी नहीं। मैं इस बात पर हैरान था कि उसका शरीर ना तो कांप रहा था और न ही उसकी आंखों में कोई डर था। मैं जैसे ही धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा तो उसने मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं हल्का सा पीछे हुआ। मैं उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाला था तो उसने कहा कि तुम ऐसा ही कर सकते हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम इंसान नहीं हो। दरिंदे कुछ इसी तरह से अपनी हैवानियत दिखाते हैं। आज फिर उसके शब्दों पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैंने कहा कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? उसने कहा कि उन लोगों से तुमने मुझे खरीदा तो उन्होंने तुम्हें मुझे बेच दिया। तुम मुझे यहाँ लेकर आए, तुम्हें जो करना था तुमने किया, लेकिन एक बात याद रखो, तुम जैसे लोग कभी किसी की बात सुनते कहाँ हो, तुम तो बस फैसला सुना देते हो। मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा ऐसा भी कुछ नहीं है। वो कहने लगी कि अच्छा यही बात है तो फिर सुनो। बचपन से लेकर अब तक मैंने हर उस परेशानी को देखा जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैं अपनी दादी के पास रहा करती थी। फिर जवान हुई तो दादी भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस गांव में जगत दास के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। फिर मेरी दादी के मरने के कुछ समय के बाद ही जगत दास, उसकी पत्नी, अपने बेटे के साथ बारात लेकर मेरे घर आ गए थे और मुझे विदा करके अपने घर ले आए थे। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही थी। अभी मेरी शादी के कुछ महीने भी नहीं हुए थे जब मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई। मैं विधवा हो गई तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मेरे ऊपर घर के सारे काम डाल दिए, मुझे अपने जानवर सौंप दिए कि मैं उनकी देखभाल किया करूं। हर वक्त मुझे मनहूस मनहूस कहकर मेरे पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। मेरी सास कहती थी कि तू मनहूस है, मेरे बेटे की मौत तेरी वजह से हुई है। बचपन में अपने माता पिता को खा गई, यहाँ आने से पहले अपनी दादी को खा गई और यहाँ आने के बाद हमारे बेटे को खा गई। अब हमें भी सुकून से नहीं रहने देगी। उन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मेरा पति जो मरने से पहले मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करके गया था, हमेशा साथ निभाने के वादे करके गया था। उसने कहा था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन जब वो शहर के लिए गया तो फिर कभी वहाँ से वापस ही नहीं आया। पता चला कि वो वहाँ पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मैं उसको हमेशा याद किया करती थी। जब तक वो जिंदा था इस घर में मेरी इज्जत थी, लेकिन जब वो मर गया तो हर कोई मुझे बातें सुनाने लगा, ताने देने लगा। मैं उनके घर की नौकरानी बन गई थी। फिर जब तुमने मुझे देखा तो उन लोगों ने अपने सर से बोझ उतारना चाहा। वो लोग जानते थे कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं उनको अपने माता पिता समान समझती थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तकलीफ को नहीं समझा। मुझ पर इतने अत्याचार किए। मेरी सास ने कई बार घर के कामों में गलती होने पर मेरे हाथ जलाए। मैं चीखती थी तो मेरा मुंह दबा दिया करती थी और हमेशा यही कहती थी कि तू हम पर बोझ है, हम तुझे कहाँ भेजें, हमारे घर से निकल जा। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं कहाँ जाती, इसलिए खामोशी से उनके घर में रहती, सारे काम करती रही, जैसा वो लोग कहते वैसा ही करती। जब तुमने मुझे उनके पास जाकर खरीदा तो उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले फ़ौरन इसीलिए कर दिया क्योंकि वो लोग तो मुझे अपने घर से भेजना ही चाहते थे। फिर ही मैं उन लोगों का फ़ायदा हो गया। तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए और उनका कर्जा भी माफ़ हो गया। मैंने उनके आगे बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं हमेशा उनके घर में खामोशी से अत्याचार सहती रही। इसीलिए सहती रही क्योंकि वो लोग मेरे ससुराल वाले थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक जो कुछ हो चुका है, मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। इतना कहकर वो ज़मीन में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे जगत दास पर बहुत गुस्सा आया। वो इतना मतलबी कैसे हो सकता था? फिर मैंने उसकी तरफ देखा। अभी मैं उसे कुछ कहने ही जा रहा था जब उसने कहा
कि तुम्हें मेरी कहानी झूठी लग रही होगी ना। तुम्हें भी कभी लाचार लोगों पर विश्वास नहीं होता। तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम अपनी ताकत का फायदा उठाते हो, लोगों पर जुल्म करते हो, अत्याचार करते हो। तुम्हें ना मेरे आंसू दिखाई दे रहे होंगे और ना ही मेरी परेशानी। उसकी इस कहानी को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपने कमरे में आ गया था। तभी मेरे पास एक और नौकर का फोन आया और उसने कहा कि मालिक नीचे आ जाइए, वो आदमी आ गया है। ये गांव का एक आदमी था जो काफी समय से हमारा दिया गया कर्जा नहीं दे रहा था। आज मैं इससे मिलकर इसे डराकर इससे पैसे लेने वाला था, लेकिन जब मैं इस आदमी के सामने गया तो न जाने क्यों मुझे रानी की कही हुई बातें याद आईं कि तुम इंसान नहीं हो। अगर इंसान होते तो तुम्हें लोगों की तकलीफ का अंदाजा होता। मैंने उससे कहा कि कर्ज कब दोगे, तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगा कि मालिक, मेरी बेटी की शादी आ रही है, बहुत ही जल्द आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैं उसे अपनी बंदूक निकालकर डराना चाहता था कि वो जल्द से जल्द हमारे पैसे दे दे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे छोड़ दिया। उसकी मजबूरी और उसकी आंखों के आंसू और उसके जुड़े हुए हाथ देखकर आज मेरे दिल में रहम आ गया था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैंने उस आदमी का कर्जा माफ कर दिया और अपने आदमियों से कहा कि आइंदा इससे कर्ज लेने के लिए मत जाना। मेरे पिता ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने दिल को शांत करने के लिए अपनी दादी के पास चला गया और दादी को सारी बात बताई। दादी ने कहा कि बेटा, जिस लड़की को तुम यहाँ पर लाए हो और जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके आने से तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आया है। वो लड़की बहुत अच्छी है। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद है। हम लोग आपस में बातें करते हैं कि जब से रानी इस घर में आई है, तुम्हारे होठों पर कभी कभी मुस्कुराहट आ जाती है। तुम ज्यादातर समय घर में बिताने लगे हो और गुस्सा करते हो, मगर उलझे उलझे से लगने लगे हो। मैंने दादी से कहा, दादी, वो बहुत परेशान है। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया। न जाने कि उसकी परेशानी मुझे अपनी परेशानी लग रही है। बस मैंने फैसला कर लिया है कि कल मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। मैंने दादी को जब उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताया तो दादी कहने लगी कि तुम उसे छोड़कर बेसहारा कर देना चाहते हो। बेटा, उसके ससुराल वालों ने भी उस पर काफ़ी जुल्म किए थे, मगर वो कभी वहाँ से इसलिए नहीं भागी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर अब तुम भी उसे यहाँ से निकाल दोगे तो फिर वो कहाँ जाएगी। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा कि दादी, फिर मैं क्या करूँ। दादी कहने लगी कि बस तुम उसके साथ अपना बर्ताव अच्छा रखो। इस घर में तुमने उसे एक कैदी बनाकर रखा है, अब तुम उसे आज़ादी दे दो ताकि वो इस घर में अपनी मर्जी के मुताबिक रह सके। दादी के कहने के मुताबिक मैंने ऐसा ही किया। मैं उसके सामने नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। अब मैंने उसे इस घर में खुलकर आज़ाद रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन जैसे वो आज़ाद रहना ही नहीं चाहती थी, वो अपने आप को इस कमरे में बंद रखती थी जहाँ वो रहा करती थी। मैंने उसके कमरे में जाना ही छोड़ दिया था और जब भी मैं उसके पास जाता उसे नरम नज़रों से देखा करता था, लेकिन उसे मेरी ऐसी नज़रें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी माँ और दादी ने उसे अपने करीब करने की कोशिश की, उसका अकेलापन, उसका दर्द मिटाने की कोशिश की। मैंने देखा था कि कुछ दिनों बाद ही उसने मेरी माँ और दादी के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी बीमार माँ, जो हमेशा अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहती थी, रानी की सेवा ने उनका दिल जीत लिया था। वो मेरी माँ को उनकी पसंद का खाना बनाकर दिया करती थी। कभी कभी अपने दिल का हाल मेरी माँ और दादी के साथ शेयर किया करती थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके अंदर एक बदलाव सा आने लगा है। मैंने उसके अंदर पुरानी रानी को मरते हुए देखा था। शायद ये सब कुछ मेरी वजह से पॉसिबल हो सका था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि अगर हम किसी इंसान के साथ नरम बर्ताव करें तो उसके होठों पर मुस्कुराहट देख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ताकत उस पर सवार कर दें तो हम पर उसकी आह ज़रूर लगती है। मैं अपने दिल में भी धीमा धीमा बोझ महसूस करता था। वो आज भी मेरे घर में रहती है। मेरी माँ और मेरी दादी का उससे खूब दिल लगा रहता है। मैंने और मेरे पिता ने सारे गलत काम छोड़ दिए। गांव के लोगों के दिल में हमें लेकर जितना डर बैठा हुआ था, अब वो इज्जत में बदल चुका था, क्योंकि हम हमेशा गांव के हर इंसान को डरा धमका कर रखते थे। अब उनके साथ नरमी से बात करने लगे थे, उनकी मदद करने लगे थे, तो गांव के लोग हमेशा हमें अच्छे इंसान की नज़र से देखने लगे थे। ये सब कुछ शायद रानी की वजह से पॉसिबल हो सका था।
रानी की खूबसूरती ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया था, बल्कि रानी के मासूम दिल ने और उसके साहत ने मुझे इम्प्रेस कर दिया था। काफ़ी समय रानी को मेरे घर में रहते हुए हो गया था। मेरी माँ ने और दादी ने उससे कहा था कि तुम इस घर की बेटी बन गई हो, हम तुम्हें अपने घर में सहारा देंगे और उदय भी अब तुमसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अभी मैंने देखा था कि रानी के दिल में मेरे लिए कोई डर नहीं था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन हिम्मत करके मैंने रानी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आज भी अपने घर में रानी की मौजूदगी महसूस करता हूँ, लेकिन वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखती। शायद आज भी मुझे गलत इंसान समझती है। मैं खुद को उसके सामने अच्छा साबित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसके दिल में खुद ही मेरे लिए अच्छाई आ जाए और वो खुद मेरे पास आ जाए। मेरे घर वाले उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। मेरी दादी और माँ उससे मेरे बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि उदय को शादी के लिए हाँ बोल दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो किसी के दबाव में आकर मुझसे शादी करे। मैंने उससे कह दिया कि अगर वो हमारे घर से जाना चाहती है तो जा सकती है और यहाँ रहना चाहती है तो रह भी सकती है। मैंने जगत दास को भी डांट लगाई थी और उसे डरा दिया था, क्योंकि उसने और उसकी पत्नी ने रानी के साथ बहुत बुरा किया था। रानी आज भी मेरे घर में रहती है। मैं उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अच्छा इंसान बुरे दरिंदे को भी इंसान बना सकता है, उसके दिल को पिघला सकता है। रानी जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं रानी को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती करके नहीं। मैं सिर्फ उसकी हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मेरे घर वालों की बहुत सेवा करती है, सबके साथ बहुत खुश रहती है। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। बस अब वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ले और मेरी ज़िंदगी में पत्नी बनकर शामिल हो जाए। मैंने खुद को काफ़ी हद तक सुधार लिया है और अब मैं कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि मुझे गलत काम करने में बेचैनी होती है। वो अच्छे काम करके सुकून करने में कहाँ। लेकिन एक दिन मैं सुबह सवेरे सबके साथ टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। आज रानी सुबह से मुझे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने एक नौकरानी को बुलाया और कहा कि जाकर देख कर आओ रानी कहाँ है। तो वो नौकरानी कुछ देर में भागती हुई घबराती हुई आई और कहने लगी कि मालिक गजब हो गया, वो रानी। तो मैंने कहा क्या रानी, तो कहाँ है रानी। तो उसने लड़खड़ाते शब्दों में बताया कि रानी कमरे में ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके सर से खून भी बह रहा है। मैं फ़ौरन दौड़ता हुआ कमरे में गया और रानी को गोद में उठाकर नीचे लाया। तो माँ और दादी भी उसे देखकर परेशान हो गई और जल्दी से गाड़ी में डालकर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीपी लो होने की वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई और गिरने से सर में चोट लग गई। कुछ दिन इन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैंने सुकून की सांस ली और फिर रानी को देखने के लिए उसके रूम में चला गया। वो अभी भी बेहोश थी। मैं उसके पास ही बैठा रहा और फिर मैंने दादी और माँ को भी कॉल करके उसके बारे में बता दिया और कहा कि हॉस्पिटल में रात को मुझे रुकना पड़ेगा। तभी रानी का हाथ हिलने लगा और वो अपना सर पकड़ते हुए होश में आ गई। तो उसे आंखें खोलता देख खुशी के आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस दादी और माँ के बारे में पूछने लगी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ का इशारा किया तो मैं चुप हो गया। थोड़ी ही देर में नर्स आई और उसे खाना और दवाई खिलाकर चली गई। मैं रात भर वहीं सोफे पर बैठा उसे ताकता रहा और आज तक मैंने उसके साथ जो भी किया उससे उसकी माफ़ी मांगने की हिम्मत जुटाता रहा। अगली सुबह उसके उठने से पहले ही मैं उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था जब उसने हाथ झटका, लेकिन मैंने दोबारा कसके से पकड़ लिया और उसे बताया कि जब नौकरानी ने आकर बताया कि रानी बेहोश पड़ी है तो मेरी सांसें थम गई थी। रानी मुझे माफ़ कर दो। मुझे एहसास हो गया कि मैं पहली नज़र से ही तुमसे प्यार करता था, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाया कि ये प्यार है। जब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने जाता तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर लौट आता। मुझे माफ़ कर दो रानी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फूट फूट कर रोने लगा। तो रानी ने दूसरे हाथ से मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी कि अब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया कि आप सच में बदल गए, वरना मुझे लग रहा था कि शायद ये बदला लेने का कोई नया तरीका है। और फिर हम दोनों रोते से हंसने लगे। 2 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से उसे घर ले आया। माँ और दादी ने उसका खूब ध्यान रखा और जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो घर वालों ने खूब धूमधाम से हमारी शादी करवा दी। आज मैं और रानी एक साथ बहुत खुश हैं और हमारा परिवार अब पूरा हो गया। दोस्तों, उदय और रानी की कहानी सिर्फ 2 लोगों की मुलाकात, उनके टकराव और बदलाव की कहानी नहीं है।
ये एक गहरा सबक है जो समाज को इंसानियत, करुणा और आत्म परिवर्तन का रास्ता दिखाती है। इस कहानी का मूल संदेश ये है कि ताकत और दबंगई से आप किसी का शरीर तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसका दिल और आत्मा जीतने के लिए प्यार, सम्मान और इंसानियत की ज़रूरत होती है। उदय ने जो अपने गांव में डर और रौब का पर्याय था, एक ऐसा इंसान था जिसके लिए हर चीज़ की कीमत पैसे, ताकत या डर से तय होती थी। लेकिन रानी एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत दुख सहे, जिसे अपनों ने ठुकराया और बेच दिया। उसने उदय को वो आईना दिखाया जो उसे उसकी असलियत से रूबरू करवाता है। रानी की हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसकी आंखों में बगावत ने उदय के दिल में एक ऐसी चिंगारी जलाई जो धीरे धीरे उसे एक हैवान से इंसान बनने की राह पर ले गई। कि सच्ची ताकत बंदूक, पैसे या रौब में नहीं, बल्कि किसी के दर्द को समझने, उसकी इज्जत करने और उसे आज़ादी देने में है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।